साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्वाइन विद रोजगारशाला में। साथियों मैं आपके लिए डेली आपकी परीक्षा यूपी पुलिस के लिए जो हाल ही में होने वाली है उसके लिए जीके एंड जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता हूं और उन प्रश्नों की साथियों में चर्चा करता हूं विश्लेषण के साथ में। तो साथियों ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। साथियों ये प्रश्न यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, जितने भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे के एग्ज़ाम हो, और चाहे वो किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, और चाहे किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम हो साथियों कोई भी, तो उन सभी के लिए ये जो प्रश्न है अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर सकते हैं, वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं साथियों आज की वीडियो को। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है साथियों, प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों और यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अरुणा आसफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी और एनी बेसेंट। साथियों अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, एनी बेसेंट थी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। अब बात करते हैं साथियों थोड़ी सी राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। अगर मैं राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करूं तो साथियों इसकी स्थापना के बारे में आपको पता होगा, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी। लेकिन बात करें जब राष्ट्रीय कांग्रेस थी इससे पहले इसका क्या नाम था, तो साथियों 1884 में INU के नाम से, यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से, भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से इसको जाना जाता था। फिर साथियों 1885 में AO ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में। इससे पहले इसको इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? AO ह्यूम के द्वारा की गई थी। अब बात करते साथियों, जो आपको पता है कि पहली कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी महिलाओं में? एनी बेसेंट थी। अब बात करते हैं ये कहाँ की थी साथियों? ये आयरलैंड की थी। कहाँ की? ये आयरलैंड की थी। अब बात करते हैं और कब बनी थी ये? 1917 में कौन बनी थी? कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। वही साथियों इसमें 8 जोड़ दीजिए और 8 का मतलब कि कितना हो गया? 1925 में। कब? 1925 में कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी थी वो सरोजनी नायडू बनी थी। कौन बनी थी साथियों? सरोजनी नायडू बनी थी। और अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनेगा कि भारत, यानी कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी साथियों। फिर 1933 में और बनी थी कौन? नलिनी सेनगुप्त बनी थी। कौन? कांग्रेस की अध्यक्ष। अब बात करते हैं साथियों, मुझे ये बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे उनमें कितने अध्यक्ष विदेश के थे साथियों, यानी कितने अध्यक्ष अंग्रेज थे साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? अब बात करता हूँ साथियों, पहले थे जॉर्ज यूल जो कि 1888 में बने थे। कब बने थे? 1888 में बने थे। और दूसरे थे साथियों बैडरबर्न जो कि 1889 में बने थे। और तीसरे थे साथियों कौन? कॉटन, ये 1904 में बने थे। वहीं जो 5 में थे साथियों वो थे वे, कौन थे साथियों? वेव थे, वो 1894 में बने, 94 यानी कि 1894 में बने थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर अगले प्रश्न की बात करें साथियों तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे साथियों? यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका उत्तर सही सी हो जाएगा, 3 बार बने थे। कब कब बने थे? एक 1929 में बने थे साथियों लाहौर अधिवेशन में। एक 1936 में बने थे साथियों, ये लखनऊ अधिवेशन में बने थे। और एक था साथियों 1937 में, ये फैजपुर अधिवेशन में बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष। और साथियों जो 1937 वाला अधिवेशन था वो क्यों महत्वपूर्ण है? यह एकमात्र गांव में होने वाला, जो फैजपुर अधिवेशन है यह एकमात्र गांव में होने वाला अधिवेशन था। और साथियों मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, एकमात्र अधिवेशन जिसके अध्यक्ष गांधी जी बने थे वो कौन सा था? एकमात्र अधिवेशन जिसके अध्यक्ष गांधी जी बने थे वो कौन सा था? तो साथियों हमेशा याद रखेंगे, एकमात्र अधिवेशन जिसके अध्यक्ष गांधी जी बने थे वो बेलग्राम अधिवेशन था जो कि कर्नाटक में हुआ था 1924 में। कहाँ पर? कर्नाटक में 1924 में हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर अगले प्रश्न की बात करें साथियों,
अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था, यानी कि इसका मतलब होता है प्रतिशत का मतलब होता है साथियों समाप्त कब किया था। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को समाप्त किस वर्ष किया था साथियों, 1905 में, 1917 में, 1914 में, 1911 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। साथियों अगर मैं बात करूं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो उससे पहले क्या है जानकारी लेते हैं बंगाल विभाजन के बारे में। तो साथियों ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, बंगाल का बंटवारा किया और इसकी घोषणा कब की थी साथियों, 20 जुलाई को 20 जुलाई को 1905 को 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर देते हैं। और इसको लागू कब किया जाता है, 16 अक्टूबर, अति महत्वपूर्ण डेट है ये, 16 अक्टूबर 1905 को इसको लागू कर दिया बंगाल विभाजन को। और इसके ही विरोध में भारतीयों ने क्या किया, स्वदेशी आंदोलन चलाया 7 अगस्त 1905 को साथियों। वहीं इसको समाप्त कब किया गया, इसको वापस कब लिया गया था साथियों, तो वापस लिया था 12 दिसंबर 1911 को। तीसरा दिल्ली दरबार लगा था, जॉर्ज पंचम के द्वारा लगाया गया था। और इस दिल्ली दरबार में ही भारत की जो राजधानी कलकत्ता थी उसको कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया था। कब, 12 दिसंबर 1911 में तीसरे दिल्ली दरबार में, जो कि जॉर्ज पंचम के द्वारा लगाया गया था। और इसी दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई थी और 1911 में ही बंगाल विभाजन को क्या है वापस ले लिया गया था। अब यहाँ से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, तो ये प्रश्न पूछता है कि जो बंगाल विभाजन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ये किसकी पॉलिसी थी, ये किसके दिमाग की उपज थी। तो हमेशा याद रखेंगे एक अंग्रेज था वेडरबर्न, ये उसके दिमाग की उपज थी कि बंगाल का बंटवारा कर दिया जाए। वहीं जब बंगाल विभाजन किया गया था, एक प्रश्न पूछेगा उस जिस समय बंगाल का विभाजन किया गया था उस समय वायसराय कौन था, तो ये कर्जन के समय पर किया गया था। वहीं पूछेगा कि जब बंगाल विभाजन किया गया था उस समय राज्य सचिव कौन था, तो ये राज्य सचिव रिजले था साथियों। कौन था, रिजले। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगर अगले प्रश्न की बात करें साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कि जो गदर पार्टी थी उसका मुख्यालय कहाँ था। मॉस्को में, बर्लिन में, सेन में, कराची, फ्रांसिस्को में, और इनमें से कोई नहीं साथियों। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। साथियों आपको यहाँ कराची, फ्रांसिस्को दिख रहा होगा, लेकिन इस फ्रांसिस्को देख करके आप इस प्रश्न का उत्तर ये नहीं लगाएंगे। इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। सैन फ्रांसिस्को में क्या हुआ था, गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में था साथियों। अब इससे महत्वपूर्ण बातें क्या बन सकती हैं, हमेशा याद रखेंगे जो गदर पार्टी थी इसकी स्थापना कब होती है, 1913 में। कई बार पूछा गया प्रश्न है, कब, 1913 में। किसके द्वारा, ये लाला हरदयाल के द्वारा। किसके द्वारा, लाला हरदयाल के द्वारा। और इसके शुरुआती अध्यक्ष कौन थे गदर पार्टी के, ये सोहन सिंह भाकना थे साथियों। और यही जो गदर पार्टी थी ये एक मैगजीन निकालती थी, उस मैगजीन का नाम क्या था, गदर मैगजीन था साथियों, जो कि उर्दू में निकाली जाती थी। और इस मैगजीन में एक नारा लिखा था, क्या, जंग द होका नाम से एक नारा दिया गया था गदर मैगजीन में, क्या, जंग द होका। आगे देखते साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न को देखते हैं। मुद्रास्फीति कुछ कारकों से उत्पन्न होती है। बताइए वो कारक कौन कौन से हैं, बताइए मुझे इसका प्रश्न। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, जो मुद्रास्फीति होती है उसके वह कुछ कारकों से उत्पन्न होती है। नंबर ए है इसमें कि वे कारक जिससे मांग में बढ़त आती है साथियों। अच्छा, मांग में बढ़त आती है। दूसरा भी कह रहा है कि वे कारक जिससे आपूर्ति में कमी आती है। अच्छा, सही बात है। अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक दृढ़ताएं होती हैं इसमें। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यानी कि वे कारक, मुद्रास्फीति की बात कर रहा है साथियों, इसका मतलब होता है महंगाई। क्या साथियों, जो महंगाई होती है क्या मांग में बढ़ोतरी हो जाती है, नहीं। महंगाई होने पर मांग में कमी हो जाती है। जब चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो लोगों की जो खरीदने की क्षमता होगी वो कम हो जाएगी। ये तो बिल्कुल गलत रास्ता, ये तो गलत है, सही नहीं है। अगर बात करते हैं बी की, वे कारक जिससे आपूर्ति में कमी आती है, सही बात है साथियों। जब चीज़ें नहीं बिकेंगी तो आपूर्ति में तो कमी आएगी ही आएगी। तो सी कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक दृढ़ताएं, सही बात है। जब मुद्रास्फीति होती है तो अर्थव्यवस्था में यानी कि स्ट्रगल तो होता है कि नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। इसमें बी और सी बिल्कुल सही है साथियों। इन्हीं कारणों से मुद्रास्फीति क्या होती है। तो इसमें क्या है, विकल्प क्या हो जाएगा, ए और बी, यानी कि 2 और 3 इसमें सही हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस दशक में
किस दशक में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी साथियों, यानी कि किस दशक में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी? 1921 से 31, 1911 से 21, 1941 से 51 और 1931 से 41। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो साथियों अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। 1911 से 21 में 11 से 21 में जो जनसंख्या हुई थी साथियों, जनगणना हुई थी, उसमें क्या थी? ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और प्रश्न कह रहा है कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम कितने घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। जो बैंक होते हैं वो अपने छोटे छोटे आउटलेट खोलते हैं लोगों की सुविधा के लिए, जिससे कि बैंकों में भीड़ जमा ना हो और वो अपना काम वहीं से कर लें। इसलिए जो आउटलेट होते हैं वो प्रतिदिन कितने घंटे खुलता है एक दिन में साथियों? 4 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे। अगर इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, प्रतिदिन 4 घंटे साथियों खुलता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है खोरदाद साल। क्या खोरदाद साल किसका उत्सव है? बताइए। ये जैनियों का, पारसियों का, सिखों का और बौद्ध धर्मावलंबियों का। बताइए जो खोरदाद साल है वो किसका उत्सव है? तो अगर मैं इसके सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। किसका है? पारसियों का है। अब मुझको ये बताइए कि जो पारसी होते हैं उनका एक और उत्सव होता है, कौन सा होता है? नौरोज उत्सव। कौन सा होता है? नौरोज उत्सव किसका होता है? पारसियों का होता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर अगले प्रश्न की बात करते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय वर्ष में प्राप्त की गई, किस वर्ष सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे? ये कहने का मतलब है। तो साथियों 1953 में, 1952 में, 1951 में, 1950 में। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, 1953 में सबसे पहले। अब कौन कौन पहुंचे थे साथियों? 2 व्यक्ति पहुंचे थे। एक था इनमें एडमंड हिलेरी। कौन? एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड का था साथियों। और एक था तेनजिंग नोर्गे, ये नेपाल का था। ये दोनों व्यक्ति सबसे पहले 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। इन्होंने विजय प्राप्त की थी। वहीं यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा कि वह भारतीय पुरुष जो एवरेस्ट पर सबसे पहले पहुंचा था, अति महत्वपूर्ण है साथियों। वह भारतीय पुरुष जो एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले पहुंचा था, बताइए कौन था? तो साथियों वह था अवतार सिंह चीमा। कौन? अवतार सिंह चीमा था, जो कि 1965 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहले पहुंचा था। वही यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा कि वह पहली भारतीय महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले पहुंची थी? यह प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। वह भारतीय पहली महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले पहुंची थी? ये बछेंद्री पाल थी साथियों, जो कि 1984 में पहुंची थी। अब एक प्रश्न क्या बनेगा साथियों यहाँ से कि पहली दिव्यांग महिला कौन थी जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी? तो साथियों ये थी अरुणिमा सिन्हा, जो कि 2013 में इन्होंने एवरेस्ट पर विजय फतेह की थी। वहीं यहाँ से एक प्रश्न और क्या बन सकता है कि 25 बार एवरेस्ट फतेह करने वाले व्यक्ति कौन हैं? 25 बार एवरेस्ट फतेह करने वाले व्यक्ति कौन हैं? ये कामी रीता शेरपा हैं, जो कि नेपाल के हैं साथियों। ये पुरुष हैं, यानी कि कामी रीता शेरपा जो कि पुरुष हैं, ये नेपाल के हैं। ये 25 बार एवरेस्ट फतेह कर चुके हैं। अब साथियों मुझको एक बात बताइए, जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है इसका पहले नाम क्या था? पहले इसका नाम क्या था? तो साथियों 1865 से पहले इसका नाम क्या था? पीक 15 था, यानी कि पीक 15 के नाम से माउंट एवरेस्ट की चोटी को 1865 से पहले जाना जाता था। अब साथियों जो माउंट एवरेस्ट है ये किसके नाम पर रखा गया था? तो हमेशा याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट जो वेल्स एवरेस्ट के नाम पर रखा था। कौन था? वेल्स एवरेस्ट के नाम पर रखा था, जो कि कौन थे? एक जियोग्राफर थे। साथियों इस प्रश्न से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो मैंने आपको बताए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से किसका सदस्य भारत नहीं है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यूएनओ का, नाम का, एनएएम का, ओपेक का और इनमें से कोई नहीं साथियों।
बताइए इनमें से किसका सदस्य भारत नहीं है। तो बात करते हैं साथियों यूएनओ की। तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी मुझे बताइए। 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हो जाती है यूएनओ की, 1945 को। और साथियों बात करते हैं ये किसका सदस्य भाग नहीं है, भारत किसका नहीं है, ये ओपेक का सदस्य देश नहीं है। अब ओपेक की फुल फॉर्म क्या होता है साथी, क्या होती है, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होती है। ओपेक की स्थापना के बारे में पूछता है आपसे कभी कभी। तो ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी साथियों, बगदाद सम्मेलन के तहत हुई थी। कब, 1960 में बगदाद सम्मेलन के तहत हुई थी। और ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पर, वियना ऑस्ट्रिया में है। साथियों आज की वीडियो में मैंने आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराए और उनका विश्लेषण भी मैंने आपके सामने रखा। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथियों इसी प्रकार लगातार जीके एंड जीएस के प्रश्नों को तैयार करते रहिए। आपके लिए फिर लेके आऊँगा महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ में। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।